कैसे हैं दोस्तों लाल कृष्ण आडवाणी को कौन नहीं जानता। कुछ दिनों पहले ही मोदी सरकार ने आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा करी थी। दोस्तों, आडवाणी बीजेपी में कभी अटल बिहारी वाजपेयी के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन लोग कहते हैं कि आज मजबूरी का दूसरा नाम आडवाणी है। कभी पीएम इन वेटिंग कहे जाने वाले आडवाणी को उन्हीं के चेले नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद एक किनारे कर दिया और उनकी फोटो बीजेपी के पोस्टरों से ऐसे गायब हुई जैसे एक कहावत है कि मानो गधे के सर से सींग। तो दोस्तों, कई लोगों के जहन में कई सारे सवाल हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आडवाणी पीएम इन वेटिंग ही रह गए और आज बस एक भूले हुए नेता बनकर रह गए। तो दोस्तों, मैं हूं अनुज, और अगर आप भी किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 नवंबर साल 1995 दादर की जनसभा के बाद मुंबई में अपने होटल में रुके लाल कृष्ण आडवाणी के कमरे में उनका एक वरिष्ठ साथी तमतमाया हुआ गुस्सा और बोला, आपने ऐसा क्यों किया? उधर कुछ बरस पहले कांग्रेस में सोनिया गांधी का वफादार माने जाने वाली एक नेता बीजेपी के एक सांसद के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और बाद में उसने दावा किया कि मैंने कान में जो कहा उससे ये तय हो गया कि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अटल बिहारी वाजपेयी ही होंगे। क्या ये सोनिया का गेम प्लान था? क्या है सच्चाई अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की और आडवाणी को बैक स्टेज करने की? ये हम आगे देखेंगे। दोस्तों, अटल आडवाणी के साथ और अलगाव की बात सब जानते हैं। 1950 का दौर था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई। उस वक्त उनके स्टेनोग्राफर उनके सहयोगी थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो पठानकोट से वापस लौट आए थे। धीमे धीमे जनसंघ में उनका कद बढ़ता गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका शानदार भाषण देना। इसी वजह से उस समय आरएसएस का काम देख रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उर्फ गुरु गोलवलकर की नजर में अटल की राजनीतिक संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। उनके जिम्मे संघ के एक और प्रचारक को सौंपा गया। उसका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। 1957 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े, मथुरा, लखनऊ और बलरामपुर। मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लखनऊ में वो दूसरे नंबर पर रहे और बलरामपुर से जीत गए। 33 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी संसद पहुंचे। अब तक उनकी छवि उग्र हिंदुत्ववादी छवि थी, ऐसे लड़के की छवि जो शाखाओं में बुलंद आवाज में गाता था, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रंग रंग, हिंदू मेरा परिचय। लेकिन जब वो नेहरू के आभा मंडल वाले लोकसभा में पहुंचा तो उसे समझ में आया कि संसदीय दायित्व कई बार आपकी काबिलियत को प्रखरता के साथ साथ तराशने का काम भी करते हैं। आपके विजन में एक संतुलन आ जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी इस दौरान लगातार उनके साथ रहे। जनसंघ के अध्यक्षों का दौर बदलता रहा। कभी मूलचंद शर्मा का नंबर आया, कभी बलराज मधोक, तो कभी रघुवीरा। बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच ठन गई। एक तरह अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी और उनके नानाजी देशमुख जैसे सहयोगी, दूसरी तरफ बलराज मधोक, जिनका ये दावा था कि उन्हीं के नेतृत्व में 1967 के लोकसभा चुनाव में जनसंघ को अब तक की सबसे ज्यादा सीट मिली थी। इस पूरे विरोध का अंत हुआ 1973 में हुए कानपुर अधिवेशन में। जनसंघ के इस अधिवेशन में अध्यक्ष बने लाल कृष्ण आडवाणी और बलराज मधोक को अनुशासनहीनता के इल्जाम में 3 बरस के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। अटल आडवाणी का साथ और मजबूत हो गया। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनसंघ का जो धड़ा था, जिसके सबसे ज्यादा सांसद जीत के आए थे जनता पार्टी के ब्लॉक में, उससे 3 लोग कैबिनेट मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और ब्रजलाल वर्मा। लाल कृष्ण आडवाणी को उस वक्त इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दी गई। तभी उनका वो मशहूर बयान भी आया जो उन्होंने पत्रकारों से मुखातिब होकर कहा था कि आप लोगों को तो झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप तो रेंगने नहीं लगे। विदेश मंत्री का पद मिला अटल बिहारी वाजपेयी को। इसी दौरान उन्होंने अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की यात्राएं की। इसी दौरान उन्होंने यूएन में हिंदी में भाषण भी दिया, जिसका आखिरी प्रबंध था जय जगत, यानी कि पूरी दुनिया की जय हो। जैसा कि भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है,
वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही मेरा परिवार है। परिवार की बात आई तो बात आई संघ की, जिससे जुड़ाव को लेकर जनता पार्टी के समाजवादी धड़े के नेता असहज महसूस कर रहे थे। मधु दंडवते जैसे नेताओं का ये इल्जाम था कि जनसंघ से जनता पार्टी में आए नेताओं को अपनी दोहरी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। अलगाव की और भी वजह थी, जैसे तीन प्रधानमंत्री पद के दावेदार, एक तो खुद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, दूसरा उनको अपदस्थ करने की कोशिश में लगे चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। जनता पार्टी को टूटना था तो जनता पार्टी टूटी। साल 1980 में एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 17-14 की बहुमत से ये फैसला किया गया कि जनसंघ से आए नेताओं को बाहर कर दिया जाए, और उसी साल भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। संगठन की जिम्मेदारी आडवाणी ने संभाली और तभी वो मशहूर नारा दिया गया, सूरज उगेगा अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। अटल आडवाणी की जोड़ी लगातार काम कर रही थी। अब नई जनसंघ यानी कि बीजेपी 1984 में पहली मर्तबा चुनाव में उतरी और सीटें आई बस 2। अटल बिहारी वाजपेयी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए और इसके बाद पार्टी में मांग उठने लगी अटल को अध्यक्ष पद से हटाने की। संघ का दबाव था। कहते तो लोग ये भी हैं कि 1984 में संघ ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग नहीं दिया था। बताया ये भी जाता है कि कभी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी रणनीतियां बनाने वाले नानाजी देशमुख ने अपने ग्राम प्रवास के दौरान ही बयान दिया था कि हिंदुओं का ये धर्म बनता है कि वो इंदिरा गांधी के पक्ष में, उनकी पार्टी के पक्ष में वोट दें। सहानुभूति की लहर चल रही थी। राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला और बीजेपी ने अपनी इस हार में नेतृत्व परिवर्तन के सुर तलाशने शुरू कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी को समझ में आ गया कि उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने पद छोड़ा। कमान लाल कृष्ण आडवाणी के पास आई। 1987 का दौर था और आडवाणी ने नए सिरे से संगठन को कसना शुरू कर दिया। उन्हें संघ और विश्व हिंदू परिषद का भी भरपूर सहयोग मिला। राम जन्मभूमि का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। कार सेवकों को बार बार अयोध्या बुलाया जा रहा था और संघ और हिंदू ब्रिगेड के लिए चीजें आसान इसलिए भी हो गई थी क्योंकि उनका मुकाबला था राजीव गांधी से, जो तुष्टीकरण की एक ऐसे पेंडुलम में सवार हो गए थे जो एक बार मुस्लिमों की तरफ झूलता था तो एक बार हिंदुओं की तरफ। दरअसल वो ना तो मुस्लिमों की तरफ झूलता था ना ही हिंदुओं की। वो हर बार कट्टरपंथियों को पुचकारने की कवायद करता था। शाहबानो प्रकरण में राजीव गांधी कट मुल्लाओं के दबाव में आ गए और संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को किनारे रखकर और फिर हिंदुओं की संतुष्टि के लिए अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन का ताला खुलवाने की राह दुरुस्त करके राजीव गांधी खुद को बड़ा राम भक्त साबित करना चाहते थे। कितना बड़ा, इसे यूं समझ लीजिए कि 1989 के चुनाव में उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी, लेकिन बीजेपी और संघ खुद को बहुत बड़ा राम भक्त साबित कर चुके थे और उनके सांसद अब 2 से बढ़कर 85 हो गए थे। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में हो रहे कांग्रेस विरोधी आंदोलन का भी था। जनता दल और बीजेपी ने सामने से कोई समझौता तो नहीं किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और तमाम उत्तरी राज्यों में एक प्रैक्टिकल अलायंस किया गया ताकि एक दूसरे के ज्यादा वोट ना काटे जाए। जब सांसदों की संख्या 2 से 85 पहुंच गई तो आडवाणी का कद भी बढ़ गया। साल 1991 आया और ये सीटें बढ़कर 100 से पार चली गईं। आडवाणी का कद और बड़ा हो गया और तब ये तय किया गया कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। किसने तय किया? ये तय किया उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह ने, उर्फ रज्जू भैया। रज्जू भैया ने संगठन के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी को संदेश भेज दिया। ये बात आडवाणी के लिए बड़ी असहज करने वाली स्थिति थी। तमाम जिंदगी जिस नेता के पीछे चले, जिसको अपना नेता बताया, अब उसी को अपदस्थ करके उन्हें नेता प्रतिपक्ष का रोल अदा करना था। कैबिनेट मंत्री की हैसियत होती है नेता प्रतिपक्ष की। अटल बिहारी वाजपेयी समझ गए कि पार्टी में मौजूद संगठन में उनकी ज्यादा भूमिका नहीं है। यही वो दौर था जब इस तरीके की अटकलें चल रही थी कि शायद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी छोड़ दें, जनता दल के लोगों के साथ चले जाएं, जन मोर्चा के साथ जुड़ जाएं। खुद विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी किताब में जिक्र किया कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी से मिले तो अटल बिहारी ने बस इतना कहा कि सक्षम लोगों को लेकर आगे बढ़िए। उन्होंने खुद की एंगेजमेंट के बारे में कोई भी कमिटमेंट नहीं करी।
1991 का दौर राम जन्मभूमि का आंदोलन का था। उसके पहले मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चलवा चुके थे। उसके बाद के राम जन्मभूमि आंदोलन में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गई थी। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को जब कार सेवकों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया तो दिल्ली में बैठी नरसिम्हा की सरकार ने कल्याण सिंह को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह का दावा यह था कि नरसिम्हा राव के बर्खास्त करने से पहले ही वो नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दे चुके थे। इस इस्तीफे की बहुत चर्चा होती है क्योंकि उसके एक हफ्ते बाद भी नरसिम्हा राव की सरकार ने दंगों का इल्जाम लगाकर ये कहकर कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इस सब के बीच एक इस्तीफा और हुआ था जिसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। ये इस्तीफा था लाल कृष्ण आडवाणी का, जो उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर थे। आडवाणी ने जब ये इस्तीफा दिया तो राह खुली अटल बिहारी वाजपेयी की और वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। लेकिन भगवा खेमा अभी भी आडवाणी की अगुवाई में ही आगे बढ़ रहा था। चीजें चलती रही। नरसिम्हा राव पहले तो आर्थिक उदारी को लेकर आए, फिर अपनी सरकार को बचाने के लिए एक नई किस्म का सूटकेस उदारी लेकर आए जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल के एक बड़े धड़े को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए। ये मामला अदालतों में बहुत चला। कुछ दोषी हुए, कुछ बरी हो गए और कुछ मामले डब्बा बंद हो गए। लेकिन पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर बन रही थी। कांग्रेस को बांध कर रखने के लिए जिस गोंद की, जिस गांधी परिवार की जरूरत थी, वो कांग्रेस के नेताओं की तमाम याचनाओं के बावजूद सत्ता के फ्रंट पे आने को तैयार नहीं था। बात सोनिया गांधी की हो रही है। नरसिम्हा राव चीजें संभाल रहे थे, गांधी परिवार भी उससे नाराज था और देश में भी उसके खिलाफ सेंटीमेंट बनता जा रहा था। रोज नए घोटाले सामने आ रहे थे। खुद उनकी पार्टी में कभी शरद पवार तो कभी अजीत सिंह तो कभी नारायण दत्त तिवारी नाराज रहते थे। ऐसे में माहौल ये बनने लगा था कि अब कांग्रेस के जाने की बारी आ गई है। और तभी उस साल 1992 में बीजेपी ने 11 से 13 नवंबर को मुंबई में अपना अधिवेशन बुलाया। कहानी यहीं से करवट लेती है। प्रमोद महाजन ने शानदार इंतजाम किए थे। महालक्ष्मी रेस कोर्स में बीजेपी की मीटिंग चल रही थी। 11 तारीख को मीटिंग हो गई। 12 तारीख को दादर के शिवाजी पार्क में बीजेपी की तरफ से एक रैली की गई जिसमें सारे नेता पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना भाषण दे चुके थे। आखिरी में बारी थी लाल कृष्ण आडवाणी की, जो मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। आडवाणी खड़े हुए, तमाम उपलब्धियां गिनाई अपनी सरकारों की जो राज्यों में अलग अलग समय पर सत्ता में काबिज रही थीं, और आखिर में बोले कि देश पिछले कुछ बरस से कोरस पे एक नारा सुन रहा है, अब की बारी अटल बिहारी। अटल बिहारी का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब मैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ये ऐलान करूं कि 1996 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे अटल बिहारी वाजपेयी। वहां मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक बार तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, पर कुछ सेकंड के पॉज के बाद भीड़ ने तालियां बजाना और तालियां पीटना शुरू कर दिया। आडवाणी इस ऐलान के बाद नीचे बैठे तो अटल ने कहा, नहीं नहीं, प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी तो आडवाणी जी ही होंगे। आडवाणी ने प्रतिवाद किया और बोले, बतौर अध्यक्ष मैं ऐलान कर चुका हूं और अब इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। बाद में जब ये दोनों नेता मिले, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अंदाज में पूछा, ये क्या कर दिया, मुझसे तो पूछ लेते। आडवाणी ने भी जवाब दिया, यदि आपसे पूछता तो क्या आप मान जाते। अब चलते हैं उस रात की तरफ जो वीडियो की शुरुआत में बताई गई थी। रैली के बाद की रात मुंबई के अपने होटल में लाल कृष्ण आडवाणी रुके हुए थे और उनके सहयोगी बीजेपी के सबसे ताकतवर संगठन महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य गुस्से में उनके कमरे में घुसे और पहला सवाल बिना किसी प्रस्ताव, बिना किसी भूमिका के यही पूछा कि क्या कर दिया आपने। आडवाणी ने जवाब दिया कि मुझे यही करना ठीक लगा। तो गोविंदाचार्य ने कहा, आपको इतना बड़ा ऐलान करने से पहले संगठन और संघ के साथ सलाह करनी चाहिए थी। आडवाणी ने जवाब दिया, यदि ऐसा करता तो यह मुमकिन नहीं हो पाता। और अब कहानी में एंट्री होती है सोनिया गांधी के वफादार एक कांग्रेसी किरदार का नाम था माखनलाल फोतेदार। नेहरू गांधी परिवार का करीबी माखनलाल फोतेदार अपनी किताब द चिनार लीव्स में ये दावा करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने का सुझाव दरअसल उनका था। फोतेदार बताते हैं कि सांसद रहते हुए उनकी दोस्ती बीजेपी के सांसद कृष्णलाल शर्मा से हो गई।
दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। तो कृष्णलाल शर्मा कभी कभार पोतेदार के सामने संघ और संगठन के सामने आने वाली मुश्किलों का जिक्र कर दिया करते थे। और तब बात आई कि बीजेपी चुनाव में अगर पीएम कैंडिडेट के साथ जाए तो उनको अच्छी बढ़त हासिल होगी, क्योंकि उस वक्त देश में कोई भी कद्दावर नेता नहीं है जिसकी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपील हो। जाहिर सी बात है कि कृष्णलाल शर्मा चाहते थे कि उनके नेता जिस खेमे में उनका नाम गिना जाए आडवाणी आगे बढ़े, लेकिन पोतेदार का सुझाव कुछ और था। पोतेदार ने कृष्णलाल शर्मा को समझाया कि आडवाणी जिस वोट बैंक से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, उस जाति की बहुतायत नहीं है। आडवाणी शानदार वक्ता भी नहीं है। आडवाणी की राम मंदिर आंदोलन के चलते हार्डलाइनर की छवि है और फिलहाल तो बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पाती हुई नहीं दिखती। ऐसे में आडवाणी पर दाव लगाना बेवकूफी होगी। माखनलाल पोतेदार ये दावा करते हैं कि कई मीटिंग्स के बाद वो कृष्णलाल शर्मा को ये समझाने में सफल हो गए अभी बीजेपी को सत्ता के दरवाजे पर सफलतापूर्वक दस्तक देनी है। ना सिर्फ दस्तक देनी है बल्कि दरवाजा खुलवाना भी है और उस दरवाजे के अंदर जाना भी है। तो सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा अटल बिहारी वाजपेयी। पोतेदार के मुताबिक कृष्णलाल शर्मा ने आडवाणी को ये बात समझाई और तब आडवाणी ने दादर में रैली के दौरान ये ऐलान कर दिया कि अब की बारी अटल बिहारी। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ऐलान के 2 महीनों के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी का नाम उनकी जिंदगी में सिर्फ एक बार एक ऐसे आपराधिक मामले में आया जिसको लेकर वो कतई गर्व महसूस नहीं कर सकते थे। आडवाणी का नाम राम मंदिर आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई बार आया था, पर उसको ये लोग एक बैच ऑफ ऑनर की तरह प्रदर्शित किया करते थे। ये नारा लगाए करते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। लेकिन अब की बारी करप्शन की थी। एक्चुअली एक हवाला कारोबारी पकड़ा गया था जैन नाम का और उसकी डायरी में 115 एंट्रियां थी। एक एंट्री कथित तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी के नाम की भी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और ये ऐलान किया कि जब तक वो इस आरोप से बरी नहीं हो जाएंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। संघ के तमाम दबाव के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी 1996 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि आडवाणी चुनाव लड़े, पर आडवाणी नहीं माने और 1998 में जब वो इल्जामों से बरी हो गए उसके बाद ही वो वापस गुजरात के अपने गांधीनगर की सीट पर गए। अटल और आडवाणी की जुगलबंदी चलती रही। 1998 में वो लोग 13 महीनों के लिए सरकार बनाने में सफल रहे। 1999 में तो एनडीए को बकायदा पूरा बहुमत मिला और उसे किसी अम्मा या ममता की बैसाखियों की जरूरत नहीं थी। हालांकि ममता बनर्जी सत्ता में साझेदार थी, लेकिन अभी 2 बरस भी न बीते थे कि संघ और संगठन के सुर बदलने लगे और इस तरीके की कवायद की जाने लगी कि अब अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, उनकी जगह आडवाणी को आना चाहिए। इसी के प्रस्तावना के तौर पर आडवाणी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक काम जो लंबे अरसे से नहीं किया गया था, जिसकी कोई संवैधानिक इंपॉर्टेंस नहीं थी, बस एक नंबर 2 की हैसियत को ठीक से स्थापित करने के लिए इसे इजाद किया गया था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी यूं ही सियासत के चाणक्य नहीं कहे जाते, यूं ही नरसिम्हा राव उनको अपना राजनीतिक गुरु नहीं कहते थे। पार्टी के सांसदों को संबोधित करते हुए संसद के परिसर में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अचानक ऐलान कर दिया, न टायर्ड न रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान। सब अकबका के रह गए। दरअसल कोई भी अटल के इस औचक हमले के लिए तैयार नहीं था और संघ और संगठन को मजबूरन ये ऐलान करना पड़ा कि अटल बिहारी वाजपेयी का ना तो कोई विकल्प है और ना ही कोई उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने की कोई योजना बना रहा है। साल 2004 तक अटल निर्विवाद सरकार चलाते रहे और आडवाणी अपनी बारी का इंतजार करते रहे। 2005 में मुंबई में हुए कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरकार अपना बैटन आडवाणी को सौंप दिया और ये ऐलान किया कि अब आडवाणी प्रमोद महाजन बीजेपी के राम और लक्ष्मण हैं और वही इसको वापस सत्ता तक लेकर आएंगे। अटल की तबीयत भी खराब रहने लगी थी और 2009 के स्ट्रोक के बाद तो वो बोलने में भी सक्षम नहीं थे और आडवाणी 2009 के चुनाव में उतरे पीएम इन वेटिंग के खुद के ही इजाद किए हुए पद के साथ, जो अब तक उन्हें चिढ़ाता होगा। आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण की वो पंक्तियां याद आ रही हैं जो गालिब से उन्होंने उधार ली थी। हालांकि मौका कुछ और था। मौका था मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक भाषण पर हो रही चर्चा का। अटल बिहारी वाजपेयी उदारीकरण की नीतियों की खुल्लियां उड़ाते हुए कहते हैं कि लोग टीवी पर
सुंदर चेहरों को सर पर शैम्पू रगड़ते हुए देखेंगे और वो अपनी बची हुई पूंजी से अनाज खरीदने की बजाय शैम्पू खरीदेंगे। इस पर भी एक विपक्षी ने कहा कि साहब शैम्पू या शैंपेन, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने तंज कसा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी जैसी। पर यह प्रकरण नहीं, प्रकरण इसके बाद आता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी मनमोहन सिंह पर चोट करते हुए कहते हैं, आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फों के सर होने तक। आडवाणी को यह शेर शायद याद आता होगा। कितना इंतजार किया सत्ता के लिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर दिया, फिर जब अपनी बारी आई तो जीत नहीं सके, और जब लगा कि अब तो बारी आई गई है तो खुद उन्हीं के राजनीतिक शिष्य ने उनको लंगड़ी मार दी और खुद सामने आ गए। और अब आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में बैठे ये अफसोस करते होंगे, काश सिंध भी भारत का हिस्सा होता तो सिंधी भी उस तरह अल्पसंख्यक नहीं होते, और शायद लाल कृष्ण आडवाणी के पॉलिटिकल सीवी में सिर्फ पूर्व उप प्रधानमंत्री न लिखा होता। मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए आडवाणी सोचते होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी जहां सिंधी भाई कम थे। दोस्तों, सियासत ऐसी ही होती है, तमाम जिंदगी जिस पद की चाह करो वो नहीं मिलता, और कभी कभी उनको मिल जाता है जिन्होंने कभी इसकी सोची भी नहीं होती। ये वाली कहानी कभी आगे की वीडियोस में मैं सुनाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।